Hello everyone, welcome to lecture on digital logic design. मेरा नाम डॉक्टर विलायत खान है। मैं इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एट कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वा कैंपस। इस लेक्चर में हम तीन चीज़ें या तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। We'll start from briefly about binary codes and then complement operation, and then I'll talk briefly about binary storage and registers. पहले मैं बाइनरी कोड्स के बारे में बात करूंगा कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन में या डिजिटल सिस्टम्स में बाइनरी कोड क्यों चाहिए हमें। जैसा कि हमें पता है digital systems are systems are basically discrete elements of information को process करते हैं digital systems। तो digital systems में ऐसे signals हैं जिनके दो मुख्तलिफ values होते हैं, मसलन low voltage and high voltage। तो that's why these signals are also called binary signals। इसी तरह डिजिटल सिस्टम्स में सर्किट एलिमेंट्स होते हैं जिनके दो स्टेबल स्टेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी सेल्स होते हैं, किसी सेल के ऊपर चार्ज है या नहीं है। सिमिलरली बाइनरी डिजिट्स इन द बाइनरी सिस्टम्स have two digits, or in other words binary system of numbers has two digits 0 and 1। तो इन तीनों के बीच में एक एनालॉजी है, मींस कि हम बाइनरी नंबर्स को डिजिटल सिस्टम्स में स्टोर कर सकते हैं और इनको प्रोसेस भी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव बाइनरी सिग्नल्स एंड आल्सो सर्किट एलिमेंट्स that have binary states। तो डिजिटल सिस्टम्स डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है, स्टोर भी करता है और मैनिपुलेट भी करता है। तो लेकिन डिस्क्रीट एलिमेंट्स हमें मिलेगा तो वो बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए, और अगर बाइनरी फॉर्म में है या बाइनरी नंबर्स है तो देन इट्स फाइन। लेकिन अगर हमारे पास डिस्क्रीट एलिमेंट्स डेसिमल नंबर्स है, फॉर एग्जांपल या इंग्लिश लेटर्स या दूसरी लैंग्वेजेस के लेटर्स है, then we must represent the data or discrete elements of information in the binary form। तो अगर दूसरे फॉर्म्स में भी हैं तो हमें बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट जरूर करना होगा। तो हमें डिफरेंट नंबर सिस्टम्स और डिफरेंट कोड्स, बाइनरी कोड्स के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा। तो हमारे पास नंबर सिस्टम्स है, तो उसमें डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन हमें बाइनरी फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में सीक्वेंस ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट जरूर करना होगा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम्स कैन ओनली अंडरस्टैंड जीरोस एंड वंस। तो इसके लिए हमें कोड्स या बाइनरी कोड्स की जरूरत होगी, ताकि हम जो डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे डिफरेंट फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स और इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लेटर्स, तो फिर हमें बाइनरी कोड्स चाहिए ताकि हम इंग्लिश लेटर्स को या डेसिमल नंबर्स को या दूसरे फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स को हम जीरोस एंड वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए हमें बाइनरी कोड्स की जरूरत होगी। बाइनरी कोड्स हमारे पास बहुत सारे हैं। डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए भी हमारे पास बाइनरी कोड्स है। तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा इस लेक्चर में। ब्रीफली मैं आपको ये बताऊंगा कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉपुलर कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और XS3 कोड है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह एरर डिटेक्शन के लिए पैरिटी एक बिट एडिशनल अटैच किया जाता है मैसेज के साथ, तो ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी है। In addition to those, there is an alphanumeric code. There are alphanumeric codes as well। तो alphanumeric code वो कोड होते हैं जिसमें
जिसको यूज करके हम अल्फाबेट्स, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट्स, और न्यूमेरिकल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल डेसिमल वैल्यूज को, या डेसिमल सिस्टम की जो डिजिट्स है, इनको भी हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो ऐसे कोड को, यानी जो नंबर्स प्लस लेटर्स दोनों को एनकोड करे, तो ऐसे कोड को अल्फा न्यूमेरिक कोड्स कहा जाता है। So codes to represent digits as well as letters and special characters. तो ऐसा ही एक पॉपुलर कोड 7-bit ASCII कोड है। ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो 7-bit ASCII कोड हमारे पास है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डिजिट सिस्टम्स इसी कोड को इस्तेमाल करता है। तो इस टेबल में 7-bit ASCII कोड गिवन है, और ये कंप्लीट टेबल शायद नहीं है, इसमें शायद कुछ एंट्रीज मिसिंग है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे कंट्रोल कैरेक्टर्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, इंग्लिश के लेटर्स है, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स भी हैं, और पैरेंथेसिस, ऑपरेटर, प्लस, माइनस, एटसेट्रा। सो देयर आर अ नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, इंग्लिश लेटर्स एंड डिजिट्स। तो इनका एक 7-bit कोड है, यानी हर एक कैरेक्टर का, लेटर का 7-bit कोड है। और इनके 7 बिट्स ऐसे हैं कि हमारे पास B1, B2, B3, B4 और इसी तरह B5, B6, B7, तो ये वो 7 बिट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी लेटर का, किसी सिंबल का कोड हम इसी तरह से फाइंड करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने D का कोड फाइंड करना है, तो हमारे पास राइट मोस्ट बिट्स 0100 हैं, और फिर कॉलम में आप देखें तो ये 100 है। तो हमारे पास D का जो ASCII कोड बनेगा, दैट वुड बी 0100 देन 100। सॉरी, इसको ये 100 हम लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, और ये 0100 राइट साइड पे लगाएंगे, जैसे कि इधर है। तो 100 इधर है हमारे पास, और 0100 जो कि ये है हमारे पास यहाँ पर है। इसी तरह बाकी लेटर्स और सिंबल्स की भी ASCII कोड इसी टेबल से निकाले जा सकते हैं। तो अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई सिस्टम 7-bit ASCII कोड इस्तेमाल करता है, तो इन लेटर्स के लिए कंप्यूटर या और डिजिटल सिस्टम इसी टेबल के मुताबिक जो 7-bit कोड कैलकुलेट होगा, वही मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये एक बाइनरी कोड है। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, जो कि 8-bit ASCII कोड है, और उस 8-bit जो 8th बिट है, वो डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन खुद सिस्टम उस 8th बिट को पैरिटी बिट कंसिडर करके स्टोर करता है, यानी वो पैरिटी बिट होगा। यानी ऑड पैरिटी के केस में उस एडिशनल 8 बिट को ऐसे रखा जाता है ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस इस ASCII कोड में, और उस इंक्लूडिंग दैट सिंगल बिट, वो ऑड हो। और इवन पैरिटी के केस में नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन, तो वो 8th बिट पैरिटी बिट के तौर पे रखा जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक यूजफुल ऑपरेशन है। It is used in digital computers for simplifying subtraction operation and logical manipulation. तो नॉर्मली इस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन का इस्तेमाल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए नॉर्मली किया जाता है। सो इट्स अ वेरी यूजफुल ऑपरेशन ऑन द बिट्स। तो जीरोस एंड वंस होते हैं, और इनके ऊपर ही कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होता है। तो इसी के नॉर्मली हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को आर्स कम्प्लीमेंट कहा जाता है, और दूसरे को R-1 कम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसमें R एक स्टैंड्स फॉर रेडिक्स। तो ये असल में जिस नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उस नंबर सिस्टम का रेडिक्स होगा R। तो फॉर एग्जांपल अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें R's कम्प्लीमेंट 10th कम्प्लीमेंट होगा, और R-1 9th कम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं, तो R's कम्प्लीमेंट 2's कम्प्लीमेंट होगा, और R-1's कम्प्लीमेंट 1's कम्प्लीमेंट होगा।
In the binary there are 2's and 1's complement respectively. So हम 2's complement और 1's complement को कंप्यूट भी कर सकते हैं। इसका अपना एक तरीका है कि जिसको यूज करके हम 1's complement और 2's complement को कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि 2's complement को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि हम 1's complement पहले कैलकुलेट कर ले, तो इसी वजह से मैं 1's complement को कैसे कंप्यूट किया जाता है इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल। 1's complement को बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी नंबर बाइनरी नंबर गिवन है, जस्ट इन्वर्ट ईच बिट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 8 बिट वैल्यू है। ये 8 बिट की जगह सिंगल बिट भी हो सकता है, 4 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है, 32 बिट भी हो सकता है। ऑल दोज possibilities are possible, so any size नंबर के लिए हम इस कंप्यूटेशन को कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज। तो ये 8 बिट बाइनरी नंबर है, तो अगर ये 8 बिट बाइनरी नंबर है तो इस नंबर का 1's complement फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि just invert each bit. So 0 is inverted to 1, 1 is inverted to 0, 0 is inverted to 1, 1 is inverted to 0, and zeros are inverted to 1s, and then the final one is inverted to 0. तो ये हमारे पास किसी बाइनरी नंबर का 1's complement होगा। ये रिजल्ट हमारे पास 1's complement होगा। ओके, सिमिलरली 2's complement को भी बड़ी आसानी के साथ कंप्यूट किया जा सकता है, और इस 2's complement को कंप्यूट करने का एक तरीका ये है कि हम पहले 1's complement कंप्यूट करें, और फिर जो भी रिजल्ट आ जाए 1's complement कंप्यूट करने के बाद उस रिजल्ट के साथ 1 को एट LSB पोजीशन यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पर या राइट मोस्ट बिट के साथ 1 डिजिट 1 को ऐड करें, तो जो रिजल्ट होगा वो 2's complement होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वैल्यू है और इसका हमने 2's complement फाइंड करना है। तो पहले इस नंबर का 1's complement लिया जाए। तो ये हमारे पास 1's complement है। तो 1's complement लेने का तरीका ये है कि इस नंबर का हर एक बिट को इन्वर्ट किया जाए। 0 को 1 में कन्वर्ट किया जाए, 1 को 0 में, 0 को 1, 1 को 0 में, सो ऑन सो फोर्थ। और फिर जो रिजल्ट हमारे पास इधर आएगा, इस रिजल्ट के साथ 1 को LSB पोजीशन पर ऐड किया जाए। दिस इज द LSB पोजीशन, दिस इज द MSB पोजीशन या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन। तो इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पर 1 को ऐड किया जाए। तो 1 को ऐड करने के बाद 1 + 1 इज 1 0, बाइनरी में 1 0, तो ये 0 हमारे पास रहेगा, 1 आगे अगले पोजीशन पर कैरी चला जाएगा। तो इधर 0 + 1 होगा, तो दैट वुड गिव अस 1, और बाकी डिजिट अपनी जगह पर सारे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 2's complement कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट 2's complement ऑफ ए नंबर, बाइनरी नंबर। 2's complement को कैलकुलेट करने का एक स्ट्राइट अवे एक सिंपल मेथड भी है, और वो सिंपल मेथड ये है कि जो नंबर हमारे पास इधर है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाते हुए पहले नॉन जीरो डिजिट तक नंबर को एज इट इज जोड़े। फॉर एग्जांपल ये नंबर है, तो पहले नॉन जीरो तक इस नंबर को एज इट इज जोड़े, और फिर उसके बाद अगले जितनी भी बिट्स है लेफ्ट साइड पे उन सारों सबको इन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल ये वही नंबर है, उसका मैं 2's complement फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जब हम आ जाते हैं, तो राइट से लेफ्ट साइड पे जाते हुए, यानी इस राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाते हुए पहले नॉन जीरो डिजिट तक, यानी जो कि नॉन जीरो डिजिट ये है, यहाँ तक इस नंबर को एज इट इज रख ले, यानी 1 0 इधर है, 1 0 इधर है, और उसके बाद जितने डिजिट्स है, यानी ये डिजिट, ये सारे डिजिट, इसको इन्वर्ट करें। तो हमारे पास उधर 0 था तो 1 है, अगला डिजिट 0 था तो ये 1 था, 0 है, अगले 3 बिट्स 0 थे तो इधर 1 है, और आखिरी बिट हमारे पास 1 था तो ये हमारे पास 0 बन गया। यानी पहले राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड पे जाते हुए पहले नॉन जीरो डिजिट तक नंबर सारे बिट्स एज इट इज रख ले, अनचेंज्ड छोड़े, और उसके बाद जो बिट्स होंगे उनको सबको इन्वर्ट करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा दैट इज 2's complement।
तो ये हमारे पास टूज कम्प्लीमेंट इधर 2 स्टेप्स में आता है, इधर हमारे पास सिंगल स्टेप में टूज कम्प्लीमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो रिगार्डलेस ऑफ द मेथड रिजल्ट सेम ही होगा। तो नॉर्मली आप दोनों मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं टू कंप्यूट द टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास बात हुई कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट किसी बाइनरी नंबर का और टूज कॉम्प्लीमेंट किसी बाइनरी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी कैन यूज ones complement and two's complement in the subtraction operation. So here we are using subtraction using two's complement। तो two's complement को यूज करके हम subtraction कैसे करते हैं। न सिर्फ two's complement बल्कि ones complement को भी हम सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में मैं टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करके सब्ट्रैक्शन का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स है, एक m है और एक n है, और हमने n को m से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी दूसरे अल्फाज में हमने m माइनस n ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो m माइनस n ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जो कि m और n दोनों हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं, m माइनस n ऑपरेशन को परफॉर्म करने का तरीका नीचे इन 2 स्टेप्स में बयान किया गया है। तो हमारे पास n वो नंबर है जिसको हमने m से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे और m के साथ ऐड करेंगे। सो दिस इज डिस्क्राइब्ड इन दिस फर्स्ट स्टेप। सो ऐड m टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। तो n के जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेके m के साथ हमने प्लस करना है। सही है, तो हमने ऐड करना है। इसके बाद इस एडिशन का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमने इंस्पेक्ट करना है फॉर एन एंड कैरी के लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो दोनों नंबर्स को हमने ऐड किए, तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर कोई कैरी आया या नहीं आया, इसको हमने देखना है। तो क्या करना है वो हमने इस स्टेप नंबर 2 में डिस्क्राइब किया है। इफ एन एंड कैरी अकर्स, अगर बाएं तरफ यानी आखिरी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर कोई कैरी आया, दैट्स कैरी इज कॉल्ड एंड कैरी। तो अगर एंड कैरी आया तो उसको डिस्कार्ड करें, जस्ट इग्नोर कर दे, खत्म कर दें, और जो रिजल्ट होगा राइट साइड पे कैरी को छोड़ के जो सम एडिशन का जो रिजल्ट आया, दैट इज द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट m माइनस n। और अगर कैरी नहीं आया तो फिर जो रिजल्ट आया हुआ है इस स्टेप नंबर 1 में, उस रिजल्ट का टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया जाए, और जो टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके सामने जस्ट नेगेटिव साइन पुट कर दे, ताकि ये डिजिग्नेट करे कि जो रिजल्ट है वो हमारे पास नेगेटिव है। ये सूरत तब आएगा जब हमारे पास n बड़ा होगा m से। तो दैट्स व्हाई ये साइन उसी के लिए है। इस एल्गोरिथम को, ये 2 स्टेप जो प्रोसीजर है, इसको मैं एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास m 1 0 1 0 1 0 0 है और n हमारे पास 1 3 zeros 1 0 0 है, और हमने m माइनस n कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले n जो नंबर है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हम ले लेंगे। मैं इस नंबर को जो टूज कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, मैं इसको n प्राइम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। सो अगर हमारे पास m ये है, n ये है, तो इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेके हमारे पास ये नंबर बनेगा। और टूज कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट तक नंबर को एज इट इज रख ले, यानी 100 तक डिजिट को एज इट इज रख ले। इसके बाद इन चारों बिट्स को उलट कर दे, ये चारों बिट्स हमारे पास उलट हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास ये हमारे पास नंबर है, तो हमारे पास ये चारों बिट उलट हो गए, और हमारे पास यहाँ तक हमने एज इट इज रखा, बाकी 4 बिट्स हमने उलट कर दिए। ओके, तो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सो व्हाट दिस एल्गोरिथम सेज, ऐड m टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। तो n का टूज कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, इसको हम m के साथ प्लस कर रहे हैं। तो एडिशन के बाद 0 को 0 से ऐड किया, 0 को 0 से ऐड किया 0 है, 1 को 1 से ऐड किया तो ये 1 0 है, तो 0 इधर रहा, 1 आगे पार्ट उठो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और आखिरी पोजीशन पे हमारे पास चूंकि यह 1 था, इधर से कैरी आया था, तो इधर ये 0 1 होगा, 0 इधर रहा, और ये 1 हमारे पास कैरी बन गया। ये भी 7 बिट है, ये नंबर्स भी 7 बिट के हैं, तो हमारे पास ये 8th बिट जो है, दिस इज एन एंड कैरी। तो एंड कैरी हमारे पास आया,
और चूंकि हमारा एल्गोरिथम कह रहा है इफ एन एंड कैरी अकर्स डिस्कार्ड इट, एंड कैरी आया तो इस एंड कैरी को डिस्कार्ड करे और हमारे पास जो रिजल्ट बचा दैट इज द रिजल्ट ऑफ m माइनस n, और ये एग्जाम्पल खत्म हुआ। तो हमारे पास रिजल्ट है, और इसका मतलब ये हुआ कि m बड़ा है n से, सो दैट्स व्हाई जो रिजल्ट हमारे पास आया ये प्लस है, यानी नेगेटिव साइन हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि हमारे पास कोई n कैरी न आए। यहाँ पर n कैरी आया तो दैट्स व्हाई वी डिस्कार्ड इट। तो अब एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें n कैरी न आए, तो ये एग्जाम्पल है जिसमें मैंने जो आखिरी बिट है m का उसको 1 की बजाय मैंने 0 कर दिया, और इस 0 करने से m हमारे पास छोटा हुआ, n बड़ा हुआ। तो अब हमारे पास सिचुएशन अलग हो गई, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन एल्गोरिथम मैं इसी को फॉलो करूंगा, एड m टू द 2's कंप्लीमेंट ऑफ n। n हमारे पास यही है, इसका 2's कंप्लीमेंट ये है जो पहले था। अब हमने इसको ऐड करना है। मैंने क्या किया, जस्ट m की लेफ्ट मोस्ट बिट को मैंने 1 से 0 कर दिया। तो अब एडिशन के बाद हमारे पास कोई कैरी नहीं आया, सो नो कैरी अकर्स। अब हमारे पास नो कैरी अकर्स, टेक द 2's कंप्लीमेंट आप द रिजल्ट एंड पुट ए नेगेटिव साइन। तो जो रिजल्ट हमारे पास है ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट का हमने 2's कंप्लीमेंट लेना होगा। तो ये हमारे पास इधर ये मैंने ठीक नहीं लिखा, हमने इसका 2's कंप्लीमेंट लेना होगा। 2's कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये हमने क्या रखना है, इसको हमने एज इट इज रखना है, और आखिरी 2 बिट को हमने इन्वर्ट करना है। तो ये भी 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक सेम होगा, और ये 1 0 है तो ये 0 1 होना चाहिए, और ये नेगेटिव साइन पुट कर दें। तो यहाँ पर जस्ट ये स्लाइड में ये करेक्ट करना होगा, ये 1 0 के बजाय 0 1 होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास 2's कंप्लीमेंट कैलकुलेट हुआ आखिरी रिजल्ट का, और हमने नेगेटिव साइन पुट किया, और ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है दैट इज नेगेटिव। ओके, सो 2's कंप्लीमेंट को यूज करके हमने m माइनस n जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है इसको कंप्यूट करने का मैंने आपको तरीका बताया, एंड तकरीबन सिमिलर मेथड है टू यूज 1's कंप्लीमेंट फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ओके, सो ब्रीफली मैं बात करूंगा बाइनरी स्टोरेज और रजिस्टर्स का, क्योंकि डिजिटल सिस्टम्स में बाइनरी स्टोरेज भी हैं और रजिस्टर्स भी हैं, और इनके बीच आपस में डिफरेंट रजिस्टर्स का आपस में डेटा एक्सचेंज होता है। तो ये कैसे होता है, रेस्ट ऑफ लेक्चर में मैं इसके बारे में मुख्तसर बात करूंगा। सो रजिस्टर्स और बाइनरी स्टोरेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक मेमोरी सेल से स्टार्ट होता है, और एक मेमोरी सेल एक लॉजिक कंपोनेंट है दैट कैन स्टोर ए सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक छोटा सा डिवाइस है मेमोरी सेल, जिसका इनपुट भी है, आउटपुट भी है, कंट्रोल सिग्नल्स भी इनको आते हैं, और एक सिंगल बिट यानी या 0 या 1 हम इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। अगर डिजिटल सिस्टम की बात हम ना करें और हम डेली लाइफ में से एग्जांपल ले, तो एक बटन जो कि ऑन एंड ऑफ होता है वो खुद भी एक मेमोरी सेल है। यानी बटन नीचे हो तो हम इसको 1 कह सकते हैं, बटन ऊपर हो तो हम इसको 0 कह सकते हैं। यानी एक सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एक सिंगल बटन स्टोर कर सकता है। तो डिजिटल सिस्टम में हमारे पास ऐसे छोटे छोटे सेल्स हैं जिनके ऊपर हम एक सिंगल बिट स्टोर कर सकते हैं, और वो छोटा सेल उससे हम जो सिंगल बिट हमने स्टोर किया होगा उसको हम रीड भी कर सकते हैं, और उस सिंगल बिट की वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, जिसको राइट ऑपरेशन कहा जाता है। तो a memory cell is a logic component that can store a single bit of information। तो यही से हमारी रजिस्टर्स और मेमोरी बनती हैं। सो देन फिर रजिस्टर क्या है, एक रजिस्टर बड़ा यूनिट है मेमोरी का, यानी एक बड़ा डिवाइस है मेमोरी का। सो ए रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ बाइनरी सेल्स, यानी किसी रजिस्टर में एक से ज्यादा बाइनरी सेल्स होते हैं, और फिर हम उसको रजिस्टर कहते हैं। तो एक n bit register can store any discrete quantity that can be represented using n bits। तो हमारे पास फिर एक n bit register हो सकता है, फॉर एग्जांपल 8 बिट का एक रजिस्टर हो सकता है, 16 बिट का एक रजिस्टर हो सकता है, 32 बिट का रजिस्टर हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द माइक्रो प्रोसेसर, फॉर एग्जांपल 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है, या 8086 या 8088 माइक्रो प्रोसेसर, उसमें 8 बिट के रजिस्टर्स भी हैं और 16 बिट के रजिस्टर्स भी हैं।
और बाकी उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 32 बिट के रजिस्टर्स भी हैं और इवन 64 बिट रजिस्टर्स भी हैं। तो किसी 8 बिट के रजिस्टर में फॉर एग्जांपल हम 8 बिट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड में एक रजिस्टर गिवन है जो 16 बिट रजिस्टर है। इस 16 बिट रजिस्टर में 16 मेमोरी सेल्स है और हर एक मेमोरी सेल एक सिंगल बिट को स्टोर कर सकता है। तो ये पूरा रजिस्टर 16 बिट्स को स्टोर कर सकता है और ये जो बिट्स नजर आ रहे हैं ये किसी डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम 2⁻16 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर जस्ट एक 16 बिट वैल्यू स्टोर हो सकेगा क्योंकि इसकी टोटल कैपेसिटी 16 बिट है। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स में बहुत सारे रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं और इनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स और इनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। ये एक टिपिकल डिजिटल सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक इनपुट यूनिट है, हमारे पास एक प्रोसेसर यूनिट है और हमारे पास एक मेमोरी यूनिट है। इस एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे इंफॉर्मेशन इनपुट यूनिट से मेमोरी यूनिट तक कैसे पहुंचते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन रजिस्टर्स, तो इसको रजिस्टर ट्रांसफर भी कहा जाता है। ओके, सो हमारे पास फर्ज करें कि एक इनपुट यूनिट है और उस इनपुट यूनिट में हमारे पास एक छोटा सा रजिस्टर है 8 सेल्स का, यानी 8 बिट रजिस्टर है। एक कंट्रोल यूनिट है जो कि लॉजिक सर्किट पे मुश्तमिल है जो चीजों को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर हमारे पास एक कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड पे इंग्लिश के लेटर्स है, इन इंग्लिश लेटर्स के बटन है। तो होता कुछ यूं है कि फॉर एग्जांपल हमने जॉन JOHN मेमोरी में स्टोर कराना है, तो हमने इधर J का बटन यूजर ने पहले दबाना होगा। तो J का बटन जब दबाए प्रेस करें तो यहां से एक सिग्नल जाएगा इस कंट्रोल यूनिट को इस इनपुट यूनिट के अंदर, और कंट्रोल यूनिट फिर इससे 8 बिट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो कंट्रोल यूनिट है ये एक्सटेंडेड आस्की को इम्प्लीमेंट करता है। तो J का जो आस्की कोड है, जो जिस टेबल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उस टेबल के मुताबिक 7 बिट का कोई कोड बनेगा, उसके साथ एक एडिशनल बिट पैरिटी बिट ऐड किया जाएगा और 8 बिट का एक आस्की कोड बन जाएगा J का। तो वो 8 बिट कोड इस सेल में इनिशियली स्टोर होगा जो कि इनपुट रजिस्टर है। इस रजिस्टर के बाद फिर आगे वायर्स के थ्रू 8 सेल्स होंगे अगर पैरेलल कम्युनिकेशन हो रहा है, सिंगल लाइन हो सकता है अगर सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये पैरेलल 8 लाइंस भी हो सकता है, 8 बिट बस हो सकता है और सिंगल लाइन बस भी हो सकता है। ओके, तो ये 8 बिट जो कोड होगा इस J लेटर का, वो आगे प्रोसेसर यूनिट में भी रजिस्टर्स होंगे। प्रोसेसर रजिस्टर्स इस एग्जांपल में 4 रजिस्टर्स है, तो 4 रजिस्टर्स में पहले रजिस्टर में ये 8 बिट कोड चला जाएगा। इसके बाद यूजर दूसरे लेटर को प्रेस करता है O, और कंट्रोल इसको अगेन एक 8 बिट कोड में कन्वर्ट करके इस रजिस्टर में स्टोर कर देगा। और सिमिलरली ये इधर से प्रोसेसर यूनिट के रजिस्टर में जाके ये पहले से जो 8 बिट कोड होगा ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा अगले रजिस्टर में और ये वाला इधर आ जाएगा। सिमिलरली यूजर अगले H और N को भी प्रेस कर लेगा, और सिमिलरली ये जो 4 रजिस्टर्स है इनमें 4 लेटर्स इंग्लिश लेटर्स के ASCII कोड इधर स्टोर हो जाएंगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इकट्ठे ये 4 लेटर्स के यानी 32 बिट डेटा, डिस्क्रीट डेटा, ये मेमोरी यूनिट में चला जाएगा। और मेमोरी यूनिट में ये बाइनरी फॉर्म में है, मेमोरी रजिस्टर में स्टोर है और ये असल में बाइनरी फॉर्म में है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये JOHN है। यानी हकीकत में यहाँ पर जो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स भी इस्तेमाल हुए हैं और मेमोरी सेल्स भी इस्तेमाल हुए, रजिस्टर्स भी इस्तेमाल हुए। तो इसी तरह से कीबोर्ड से होके माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर यूनिट से गुजर के मेमोरी यूनिट में ये स्टोर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही आप सोच सकते हैं कि जब आप किसी अपने मोबाइल फोन में कॉन्टैक्ट किसी दोस्त का स्टोर करते हैं जॉन, तो आप JOHN आप प्रेस करेंगे, अंदर से
कीबोर्ड से या टच स्क्रीन से जो भी इनपुट यूनिट है और उससे अंदर कंट्रोल होगा वो ASCII कोड यूज करके करस्पॉन्डिंग बिट्स मेमोरी यूनिट में स्टोर करते हैं। ये तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन रजिस्टर का एक सिंपल एग्जांपल था। बिल्कुल इसी तरह हम दो डिफरेंट रजिस्टर्स में से वैल्यूज को ऐड करके रिजल्ट किसी दूसरी मेमोरी यूनिट या दूसरे रजिस्टर में स्टोर करा सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेमोरी यूनिट है, इस मेमोरी यूनिट में डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, and for example this is one register, this is another register, and the goal is to add, या ये आप ये जो रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं ये आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये 3 मेमोरी लोकेशंस हैं और हर मेमोरी लोकेशन की जो कैपेसिटी है वो इतने नंबर ऑफ बिट्स है। तो ये दो वैल्यूज इधर मेमोरी में पड़े हैं। पहला जो वैल्यू है वो ऑपरेंड 1 है, यानी फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों वैल्यूज को हम कहते हैं ये दो ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स। तो पहला ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है। तो सबसे पहले ये जो डिवाइस है, ये डिजिटल सिस्टम ऑपरेंड 1 को लोड करेगा या मूव करेगा एक रजिस्टर को, जिसको प्रोसेसर यूनिट के अंदर एक रजिस्टर है, इसका नाम परस करे कि R2 है। इसी तरह ऑपरेंड 2 मेमोरी से उठा के या रीड करके R1 में लाया जाएगा। और जब दोनों ऑपरेंड्स माइक्रोप्रोसेसर के अंदर दो रजिस्टर्स में आ जाएंगे, इसके बाद जो डिजिटल लॉजिक सर्किट फॉर बाइनरी एडिशन होगा, ये वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वाला है, यानी जिसमें एडिशन के लिए कोई सर्किटरी होगी। ये इन दो वैल्यूज को जो कि इन दो रजिस्टर्स में इनसे रीड करके ऐड करेगा, रिजल्ट एक तीसरी रजिस्टर जो कि R3 होगा इसमें आर्जी तौर पे रख लेगा, और फिर माइक्रोप्रोसेसर इस रजिस्टर R3 से सम का जो रिजल्ट है वो मेमोरी यूनिट में किसी लोकेशन पे स्टोर कर लेगा, और ये हमारे पास एक एडिशन का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेमोरी यूनिट है जहां से डेटा को रीड किया गया था इनसाइड द प्रोसेसर यूनिट। प्रोसेसर यूनिट में अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट वापस मेमोरी यूनिट में चला जाता है। आई होप के these topics are clear to you. Thank you.